हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और हम जैसे कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का 15th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन ट्रैफिकिंग किस तरीके से होती है। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। तो और आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग मतलब दो सेल के बीच का कनेक्शन, उनके बीच की सिग्नलिंग, ताकि जो सेल में जो भी चीज़ें चल रही है वो अच्छे से चल सके। तो सेल कम्युनिकेशन जो है उसका जो बेसिस है वो मेनली रिसेप्टर लिगैंड इंटरेक्शन के बेसिस पे वो काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स दैट ट्रैवल थ्रू द बॉडी टू ट्रांसफर सिग्नल, ऐसे मॉलिक्यूल जो बॉडी के थ्रू ट्रैवल करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज द अमीनो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। अमीनो एसिड और उसके डेरिवेटिव जिसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट एसिटाइल कोलिन। सेकेंड है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल है ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। देन थर्ड वन इज द स्टीरॉइड्स, मतलब डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। मेनली लिपिड होते हैं स्टीरॉइड्स, तो वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। नेक्स्ट वन इज द गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड NO या फिर CO। देन आइकोसानॉइड्स डिराइव फ्रॉम द एराकिडोनिक एसिड। ये हो गए एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के टाइप। अब हम देखेंगे सिग्नलिंग के टाइप्स। तो सिग्नलिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है। हम मेनली 4 सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन यानी कि ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो खुद की सेल को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट इट्स ओन सेल। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद की सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि हो गया कैंसर सेल्स। सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन। एंडोक्राइन यानी कि ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पास होते हैं, और वो मतलब अगर एक सेल यहाँ पे है तो दूसरी सेल अगर बहुत दूर है तो उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जिसका एग्जाम्पल होते हैं हार्मोन्स, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स। हम देखेंगे अगला चैप्टर, हम आई थिंक इवोल्यूशन या फिर एंडोक्राइन करेंगे, तब हम हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड वन इज द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन यानी कि दो सेल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी वो सिग्नल को पास कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है साइनेप्सिस, जो कि न्यूरॉन्स में बनते हैं। देन फोर्थ वन इज द पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन यानी कि जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करेंगे, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन ऑक्साइड सिग्नलिंग यानी कि NO सिग्नलिंग। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, सिग्नलिंग बिगिंस विथ रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तभी तो सिग्नलिंग स्टार्ट होगी ना। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड वन इज द मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड रिसेप्टर्स आर कॉल्ड लिगैंड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं उसे हम कहते हैं लिगैंड। Then third point is the only those cells respond to signaling molecules that have receptors for it. ऐसे ही सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्ड करेंगे जिनके पास उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अगर रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट नहीं है तो वो रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज द डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर। डिफरेंट सेल्स के पास डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज द डिफरेंट सेल्स हैव सेम रिसेप्टर, लेकिन डिफरेंट सेल्स के पास सेम रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैव प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, यानी कि एक ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है लेकिन वो दो ऑर्गन्स में अलग अलग रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर स्मूथ मसल में भी होता है और लिवर में भी होता है। तो स्मूथ मसल में बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर रिलैक्सेशन करवाने का काम करता है, और लिवर सेल में वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाता है। मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन मतलब वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अब हमने देख लिया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम देखेंगे सिग्नलिंग रिसेप्टर्स एंड देन सिग्नलिंग पाथवे के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो हम मेनली 3 रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द GPCR, सेकेंड इज द CGMP एंड थर्ड इज द DAG एंड IP3।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे GPCR से। ओके, सो GPCR का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। रिसेप्टर्स दैट इज एसोसिएटेड विद जी प्रोटीन, ऐसे रिसेप्टर्स जो जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं GPCR। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसमें 7 अल्फा हेलाइसेस होते हैं, ठीक है, और 7 होते हैं ना, इसीलिए उसको बोला जाता है सर्पेंटाइन, ठीक है। देन ये देखो यहाँ पे डायग्राम बनाइए कि ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और इस पे जी प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जी का फुल फॉर्म है GTP बाइंडिंग प्रोटीन और इसके मेनली 3 यूनिट होते हैं, किसके, जी प्रोटीन के, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अगर जी GDP के साथ बाइंड है मतलब इनएक्टिव है, और अगर जी GTP के साथ बाइंड है मतलब रिसेप्टर एक्टिव है, और अगर वो इनएक्टिव है तो उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों यूनिट प्रेजेंट होंगे, और अगर वो एक्टिव है तो जी अल्फा के साथ बाइंड करता है और जी बीटा गामा दोनों एक साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। और अगर वो एक्टिव है तो वो जेफ के जैसे काम करते हैं, यानी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जब जी GTP के साथ बाइंड होता है मतलब वो एक्टिव है और वो एज ए जेफ काम करेगा, यानी कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। अब देखो, जब जी अल्फा के साथ बाइंड होता है, अगर जी अल्फा आई है, आई यानी कि इनिबिटरी, मतलब वो एडिनाइल साइक्लेस को इनिबिट करने का काम करेगा। जी अल्फा एस, एस यानी कि स्टिमुलेटरी, मतलब वो एडिनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। एक होता है जी अल्फा 12-13 जो सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है, जो रो काइनेस को एक्टिवेट करता है एंड रो काइनेस फर्दर साइटोस्केलेटल मूवमेंट करवाता है। देन एक होता है जी अल्फा क्यू जो एक्टिवेट करता है PLC बीटा को। PLC का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोलाइपेज, ठीक है। तो जी अल्फा क्यू एक्टिवेट करता है PLC बीटा को। तो जी अल्फा के हमने 4 टाइप्स देखे। जी अल्फा आई जो इनिबिट करेगा एडिनाइल साइक्लेस को, जी अल्फा एस जो स्टिमुलेट करेगा एडिनाइल साइक्लेस को, जी अल्फा 12-13 जो सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड जी अल्फा क्यू जो एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को, ठीक है। और एडिनाइल साइक्लेस का काम क्या होता है? एडिनाइल साइक्लेस एक एंजाइम है जो ATP को CAMP में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज CAMP जो है ना वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, और प्रोटीन काइनेज ए के मेनली 2 टारगेट होते हैं। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोराइलेज काइनेज एंड सेकेंड इज द ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ग्लाइकोजन सिंथेज मेनली इनएक्टिव ही होता है। फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है ना वो फर्दर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है एंड देन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया CAMP का फंक्शन। Then pKa can also interact with transcription factor। जो pKa वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये हमने देख लिया GPCR के बारे में। अब हम देखेंगे CGMP के बारे में। CGMP का फुल फॉर्म है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो मेनली CGMP का फंक्शन विजुअलाइजेशन में होता है, और जो CGMP है वो किससे डिग्रेड होगा? फॉस्फोडाइएस्टरेज। जो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है वो मेनली CGMP को डिग्रेड करने का काम करता है। और ये लाइट सिग्नल, मैंने बोला ना कि विजुअलाइजेशन के लिए काम करेगा, यानी कि लाइट सिग्नल में ये पार्टिसिपेट करता है। और इसमें मेनली इंटीग्रल प्रोटीन जो है, इंटीग्रल प्रोटीन इसमें GPCR रोडोक्सिन एंड जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन टेक पार्ट करते हैं, और ये दोनों जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म है उसका कि हाँ, रोडोप्सिन सिस रेटिनल के साथ बाइंड हो गया जब लाइट आई, उसके बाद रोडोप्सिन सिस रेटिनल के साथ बाइंड हो गया, सिस रेटिनल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद GPCR एक्टिवेट हो जाएगा। जब GPCR एक्टिवेट हो जाएगा तो जी प्रोटीन भी एक्टिवेट हो जाएगा। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो वो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और मैंने बोला ना कि फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम क्या करता है? CGMP को डिग्रेड करने का काम करता है। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज CGMP को डिग्रेड करेगा। फिर जो वहाँ पे आयन चैनल्स प्रेजेंट है उनका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, एंड कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद फिर आएगा नर्व इम्पल्स, ठीक है।
और जीपीसीआर एक्टिवेटेड प्रोसेस है, ये जी प्रोटीन ही एक्टिवेट करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट, मतलब फॉस्फोडाइएस्टरेज को कौन एक्टिवेट करता है, जी प्रोटीन। फिर से एक बार देखेंगे, लाइट आई सिस रेटिनल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो गया, फिर जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया, फिर जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, फिर जी प्रोटीन ने फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट किया, उसने फर्दर सीजीएमपी को डिग्रेड किया, देन आयन चैनल का कन्फर्मेशन चेंज हो गया, एंड कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये हो गया सीजीएमपी के बारे में। अब नेक्स्ट वन इज द डैग एंड आईपी3। डैग का फुल फॉर्म होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। तो हम अब देखेंगे डैग एंड आईपी3 के बारे में। तो मेनली इसमें जी अल्फा क्यू पार्टिसिपेट करता है, और जी अल्फा क्यू क्या करता था, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करने का काम करता था। और फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का क्या फंक्शन होता है, वो PIP2 को डैग एंड आईपी3 में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। PIP2 का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल डाइफॉस्फेट, और डैग एंड आईपी3 में तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। डैग जो है वो फर्दर प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा, और जो आईपी3 है वो लिगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल इन ईआर ओपन, मतलब ये लिगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं जो ईआर में जाके ओपन होते हैं, तब साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का काम करेगा, जिसका एग्जाम्पल है कैल्मोलोडी। ठीक है, कैल्मोलेडी। और डैग और आईपी3 क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स है। तो ये हमने देख लिया डिफरेंट रिसेप्टर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा जीपीसीआर, देन सीजीएमपी एंड देन डैग एंड आईपी3। अब हम सेकेंड देखेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी किसकी है, टायरोसिन की है। ये मोनोमर होते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तब ये डाइमर बन जाते हैं बाय लिगैंड, मतलब डाइमराइजेशन होता है तब जाके ये एक्टिव होते हैं। रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर, टायरोसिन काइनेज के रिसेप्टर किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ फैक्टर के लिए। जैसे कि पीडीजीएफ हो गया या फिर एनजीएफ हो गया। पीडीजीएफ का फुल फॉर्म है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, एंड एनजीएफ का फुल फॉर्म है नर्व ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो ये डाइमराइजेशन करेगा तभी तो एक्टिवेट होगा ना, मतलब प्रॉपरली तो मोनोमर होता है, लेकिन जब डाइमर में कन्वर्ट होता है तभी एक्टिवेट होता है। और डाइमर में कैसे कन्वर्ट होगा, एक तो उसमें क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा या फिर ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू डाइमर। देखो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है एंड ये डाइमर में कन्वर्ट हो गया है, टायरोसिन रेसिड्यूज है, इंटरैक्ट विद प्रोटीन विद SH2 डोमेन, और ये ऐसे प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं जिनमें SH2 डोमेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे साइटोकाइन बैरियर के बारे में। तो जैसे कि टायरोसिन काइनेज का रिसेप्टर था, वैसे ही साइटोकाइन का भी रिसेप्टर होता है। इसमें कोई भी इंटरनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि साइटोकाइन बैरियर में कोई भी इंटरनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती, एंड इट इंटरैक्ट विद द स्मॉल एंजाइम इन साइटोसोल, और ये साइटोसोल में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करता है। देन फोर्थ वन इज द सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर में एंजाइमेटिक इंटरनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है, और सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में। तो ये मेनली सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे कि CAMP, CGMP, डैग, IP3। डैग का फुल फॉर्म होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, एंड IP3 का फुल फॉर्म होता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले CAMP के बारे में देखेंगे मेनली। तो CAMP इपिनेफ्रिन सिग्नलिंग में इम्पोर्टेंट काम करता है, जो कि फर्दर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, और किसके हेल्प से करता है, रिसेप्टर GPCR के हेल्प से। तो देखो इपिनेफ्रिन आया, फिर GPCR आया, फिर कन्फर्मेशन चेंज हो गया। कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद G GDP से बाइंड था, तो G GDP के बाद फिर G GTP से बाइंड हो गया, फिर G अल्फा S आया, और हमें तो ऑलरेडी पता है कि G अल्फा S का काम क्या है, कि ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। फिर इसने एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एंड देन फाइनली ATP CAMP में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज का काम ही वही होता है ATP को CAMP में कन्वर्ट करवाना। तो देखो अब हम यहाँ पे हर एक सिग्नलिंग पाथवे को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले G अल्फा S। देखो सबसे पहले सिग्नल आया, सिग्नल के बाद रिसेप्टर एक्टिव हो गए, फिर G प्रोटीन एक्टिवेट हो गए,
फिर जी अल्फा एस एक्टिवेट हो गया। जी अल्फा एस ने फर्दर किसको एक्टिवेट किया? एडिनाइल साइक्लेस को। एडिनाइल साइक्लेस क्या है? एंजाइम है जिसका फंक्शन क्या है? एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करवाना। और सीएएमपी क्या होता है? सेकेंडरी मैसेंजर होता है। फिर इसने प्रोटीन काइनेज ए पे काम किया एंड देन फाइनली फाइनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। अब हम बात करेंगे जी अल्फा आई के बारे में। आई यानी कि इनिबिट, मतलब ये इनिबिट करने का काम करेगा। देखो सिग्नल आया, जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया, जी प्रोटीन जीटीपी से बाइंड हो गया, जी अल्फा आई ने काम किया यानी कि इसने एडिनाइल साइक्लेस को इनिबिट कर दिया। अब सीएएमपी इनिबिट कर दिया ना, तो मतलब सीएएमपी का लेवल कम हो गया। कम हो गया तो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो गया। तो मतलब जहाँ पे भी स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होगा वहाँ पे जी अल्फा आई काम करेगा। ठीक है। उसके बाद जी अल्फा क्यू। तो जी अल्फा क्यू सिग्नल आया, जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया, जी जीटीपी से बाइंड हो गया। फिर जी अल्फा क्यू आया, उसने एक्टिवेट किया फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। और फॉस्फोलाइपेज सी बीटा किस में तोड़ता है? डैग और आईपी3 को। डैग और आईपी3 को तोड़ता है। एक सेकेंड ना। हाँ, पीआईपी टू को तोड़ेगा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। पीआईपी2 को डैग और आईपी3 में तोड़ने का काम करेगा। जो डैग होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो आईपी3 होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और ये दोनों ही सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सिग्नलिंग के बारे में। देखो अगर आपको जी अल्फा क्यों समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट आई टोल्ड। ओके देखो, जी अल्फा क्यू सिग्नल आया, जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया, जी जीटीपी से बाइंड हो गया। फिर जी अल्फा क्यू आया, जी अल्फा क्यू ने एक्टिवेट किया फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को, और ये एक एंजाइम है। तो ये पीआईपी टू को तोड़ेगा डैग एंड आईपी3 में। ठीक है। कौन तोड़ेगा? फॉस्फोलाइपेज सी बीटा ब्रेक करेगा पीआईपी2 को डैग एंड आईपी3 में, और ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं एंड देन फर्दर वो काम करेंगे अपना। ठीक है। तो ये हो गया सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग के बारे में। आई होप कि आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।